नमस्कार दोस्त। जो पिछला हम लोग पॉलिटिक्स का क्लास किए थे, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो स्रोत है संविधान का वो क्या है। विदेशी देशी सब कुछ हमने पढ़ लिया था, संविधान संशोधन देख लिए थे, अनुसूची देख लिए थे। अब मूल संविधान पे आते हैं, जो अनुच्छेद और भाग के रूप में पढ़ना है। भाग और अनुच्छेद मतलब चैप्टर और उसके अंदर की बातें। ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो आपका पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। मेन यही पढ़ना है। देखिए, इसको आज से पढ़ना शुरू करते हैं भाग 1 से। भाग 1 से लेकर भाग 22 तक पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इस लेवल तक पढ़ेंगे कि आपको अधिकारी लेवल तक का एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न छूट ना पाए, ठीक है ना। आप चाहे दरोगा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे, ठीक है। देखिए भाग 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का बात है, मतलब संघ और उसका क्षेत्र का बात है। हमने कहा था ये जो संघ है ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो यूनियन होता है जैसा इंडिया है, और एक फेडरल होता है। इसमें इंडिया आता है और इसका बेस्ट एग्जांपल अमेरिका है, यूएसए। आप लोगों को ये बात हम समझा दिए थे पीछे के वीडियो में, नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद में इसके अंदर जो यूनियन है, तो भारत कैसा यूनियन है, ये बात सबसे शुरुआत में ही कह दी गई संविधान के, ठीक है। अब इसके अंतर्गत पहला जो अनुच्छेद है वो कहता है भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये कौन वाला संघ होगा, यूनियन वाला या फेडरल वाला? यूनियन वाला। देखिए हिंदी में दोनों संघ ही लिखता है, ठीक है ना, तो यूनियन वाला संघ होगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, हमको तो एग्जाम निकालना है ना, क्या फ़र्क पड़ता है कि पॉलिटी है। देखिए एक और ऐसे टर्म आता है, एक को बोलता है गल्फ और एक होता है बे। इस दोनों का हिंदी खाड़ी होता है। तो कभी कभी हिंदी में बच्चा जो रट के जाता है, तो कभी रट के जाता है सबसे बड़ा खाड़ी बंगाल की खाड़ी, और एग्जाम में आता है और ऑप्शन ए में ही रहता है बंगाल की खाड़ी। उसके बाद में किसी और ऑप्शन में रहता है मैक्सिको की खाड़ी। बच्चा बंगाल की खाड़ी मार के आता है, आंसर मैक्सिको का खाड़ी दे देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा मैक्सिको का खाड़ी मार के आता है तो बंगाल की खाड़ी आंसर दे देता है। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि जो थोड़ा बड़ा वाला खाड़ी रहता है, चौड़ा फैल जाता है पूरा खाड़ी, तो उसको बे कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी ऐसी वाली है, ठीक है। हिंदी में बंगाल की खाड़ी को इंग्लिश में जब लिखेंगे तो बे ऑफ बंगाल लिखेंगे, ठीक है। और ये जो गल्फ है इसके अंदर मैक्सिको वाला रखा जाता है। तो जब भी हिंदी में क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है दुनिया का, तो आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे ऊपर में ही बार रहता है। अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी से इंग्लिश करनी या इंग्लिश से हिंदी करने का आप लैंग्वेज चेंज करके एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा खाड़ी बोल रहा है, बे बोल रहा है या गल्फ बोल रहा है। अगर वो गल्फ बोल रहा होगा तो मैक्सिको आंसर होगा, अगर वो बे बोल रहा होगा तो बंगाल आंसर होगा, ठीक है। और अगर आप किसी अधिकारी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास हिंदी और इंग्लिश में बुकलेट अवेलेबल होते हैं, आप इंग्लिश वर्जन में देख लेंगे, ठीक है ना, कि गल्फ पूछ रहा है या बे पूछ रहा है, फिर आंसर करेंगे। जैसे खाड़ी है वैसे ही इधर संघ है। संघ का भी 2 इंग्लिश होता है, एक यूनियन और एक फेडरल। यूनियन का मतलब होता है जिसको आप तोड़ ही नहीं सकते, आपको ये बात समझाए थे पिछले क्लास में। और एक फेडरल होता है जो अपनी स्वेच्छा से, अपनी फायदे के अनुसार एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। यूएसए फेडरल का एग्जाम्पल है और इंडिया यूनियन का। तो पहला अनुच्छेद वही कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्लियर है। अब भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हैं, ये राज्यों का एक संघ होगा, तो ये लिखना यहाँ पड़ेगा कौन कौन से राज्य हैं। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे एक बोर्ड हम ये लिखते बैठेंगे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो अनुच्छेद भी जब लिख रहे होंगे तो एक पन्ना नहीं भर जाता। तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं लिखेंगे, तो इसको बोले कि अलग जगह लिख दो। तो जहाँ इसको अलग जगह मेंशन किए उसी जगह का नाम अनुसूची पड़ गया और उसमें कई सारा विषय को ऐड किया गया। तो वैसे ही पहला अनुसूची में यही बात लिखा गया है कि जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं बस कि ये राज्य हैं। जब भी कोई राज्य में संशोधन होता है तो वहाँ पे नाम जोड़ दिया जाता है, नाम हटा दिया जाता है, ऐसे होता है। तो भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद पहला, अनुसूची पहला इस राज्यों का विवरण देता है, ठीक है। आर्टिकल 2 कहता है कि विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 2 ये बात का शक्ति देता है संसद को। आखिरकार कौन मिलाएगा, ये सब काम कौन करेगा, संसद केंद्र लेवल पे हो रही है कि विदेशी राज्य को आप अपने में मिला सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व अनुमान पर, पूर्व अनुमति पर। आप पहले राष्ट्रपति साहब को पूछ लीजिएगा कि राष्ट्रपति साहब हम एक प्रस्ताव लाने जा रहे हैं जिससे विदेशी राज्य को अपने में मिलाना है। राष्ट्रपति कहेंगे हाँ हाँ लाओ लाओ। तब अगर लाते हैं प्रस्ताव और संसद से पारित हो जाता है तो वो विदेशी राज्य भारत में मिला लिया जाएगा। लेकिन एक, ठीक है, इस बात को थोड़ा आगे समझते हैं। इसी के तहत 36वां संविधान संशोधन 1975 पढ़ चुके हैं, वो डेट भी आप लोग को याद करवाए थे, 16 मई 1975 था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना,
ठीक है, पहले उसको फह राज्य का दर्जा मिला था 35वां संविधान संशोधन से, 1 साल तक रहा, फिर 36वां से उसको परमानेंट राज्य कर दिया गया। ये सब संविधान संशोधन में हम लोग पढ़ चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अनुच्छेद 2 के तहत किया गया। अब अनुच्छेद 3 कहता है कि देशी राज्यों में संशोधन। देशी राज्यों में संशोधन कैसे? आपने सुना होगा हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बना दिया, जम्मू कश्मीर को तोड़ के लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिया, राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया। तो देशी राज्य में संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन ये भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से होगा। इसके तहत जो 3 एग्जाम्पल हैं उसको ध्यान में रखेंगे। एक छत्तीसगढ़ वाला, ये तीनों इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक उत्तराखंड और एक बिहार से झारखंड, 2 खंड अलग हुए थे। अब देखिए, चूंकि बीपीएससी का एग्जाम में आप प्रिपेयर होने जा रहे हैं, तो झारखंड अलग हुआ था, इस चलते इसी साल ये दोनों भी अलग हुआ था, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इसी साल नहीं, इसी महीने में अलग हुआ था। तो सबसे पहले बीच भारत में टूटा था, तो मध्य प्रदेश से ये टूटा था, एमपी से टूटा था। कब? 1 नवंबर 2000 को पूरे। ये उत्तराखंड यूपी से टूटा था, ये 9 नवंबर 2000 को। और अंत में अपना झारखंड, ये अपना बिहार से झारखंड अलग हो गया था, ये बिहार से टूटा था, 15 नवंबर का डेट था, 15 नवंबर 2000 का। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य में संशोधन किया जा सकता है जो आपके पास है। अच्छा, इसी के तहत नाम में भी संशोधन किया जाता है, किसी राज्य का नाम में भी संशोधन इसी के तहत किया जाता है। ठीक है ना? ओके। अनुच्छेद 4 कहता है कि ये 2 और 3 जो था, अब देखिए वही बात समझते हैं जो बात अभी हम बोल रहे थे कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर अनुच्छेद 2 भी आता है और 3 भी आता है। तो अनुच्छेद को इस बात की तो सख्ती नहीं होगी इस अनुच्छेद के तहत जो भी बात होगा उसमें, कि राष्ट्रपति के पास ये विधेयक जब संसद से पास होकर जाए तो वो फाइन करने की बजाय बोले आप एक बार फिर से इसको देखिए। मतलब पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते हैं, क्योंकि उनसे पहले ही पूछ लिया गया था कि इस तरह का संशोधन हम करना चाहते हैं, विधेयक लाएं कि नहीं लाएं। तो राष्ट्रपति को इस विधेयक को लौटाने का, मतलब पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, जिस पर अधिकार ना हो, जबकि अनुच्छेद 368 जो हम लोग पढ़े थे संविधान संशोधन, उसमें लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति इस पर पुनर्विचार करने का अधिकार दे सकते हैं। ठीक है, जब राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ेंगे तो इस बात को देखेंगे कि क्या क्या वो करवा सकते हैं। तो एक ये था कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए आदेश दे सकते हैं, ये बात आर्टिकल 368 में थी। भाग 20 में संशोधन के टाइम में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख रहे थे। तो यही कहा गया आर्टिकल 4 में कि आर्टिकल 2 और 3 को संविधान संशोधन 368 के बाहर रखा गया है। तो संविधान संशोधन के बाहर रखा जाएगा, तो आपको बताए थे कि कोई विषय को रखेगा जिस पर 85% बहुमत से पास हो जाए, क्योंकि 2/3 यानी विशेष बहुमत से पास होगा तब तो फिर उस संविधान संशोधन के अंदर चला जाएगा। 368 के अंदर जो भी विषय होगा उसमें 50% से संशोधन नहीं हो सकता है, उसमें 2/3 कम से कम चाहिए, और कुछ कुछ में तो 2/3 और प्लस आधा स्टेट, आधा राज्य भी चाहिए। तो एक तो इसमें 50% बहुमत चाहिए होगा, राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे, राष्ट्रपति बाध्य होंगे कि आपके पास विधेयक गया है तो आप सिग्नेचर कीजिए, क्योंकि पहले उनसे पूछ लिया गया है। और अनुसूची 1 और 4 प्रभावित होगा। ये क्या बोल रहा है ये समझिए। अगर किसी राज्य में तोड़ जोड़ हुआ, मान लेते हैं कि बिहार को अलग करके झारखंड बना दिया गया था, तो जो एक अनुसूची 1 था, अनुसूची 1 में इन राज्यों के नाम लिखे गए थे, तो एक नया राज्य का नाम जोड़ना पड़ेगा, झारखंड। तो एक नया राज्य जुटेगा, तो अनुसूची 1 चेंज हुआ। अब अनुसूची 4 कैसे चेंज होगा? देखिए, अनुसूची पढ़ाए थे, एक बार रिवाइज कीजिए पूरा अनुसूची को। 1 में राज्यों के नाम, 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा की सीटें, 5 में SC/ST, 6 में पूर्वोत्तर राज्य, 7 में सूची शक्तियों का बंटवारा वाला, 8 में भाषा, 9 में क्या था? भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में ग्राम पंचायत, 12 में नगर पालिका। तो चौथा में क्या था? राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधि की सीटों की संख्या, कि किस राज्य का कितना सीट राज्यसभा में दिया जाएगा, ये था। तो जब बिहार टूट के 2 भाग में बट गया था, ये सीट मिलता किस आधार पे? राज्य की जनसंख्या के आधार पे। तो बिहार से झारखंड अलग हुआ होगा तो कुछ जनसंख्या बिहार की घट गई होगी, तो बिहार का सीट कम जाएगा। जो नया राज्य झारखंड बना है, कुछ सीट उसको देना पड़ेगा, तो किस राज्य की कितनी सीट, इसमें भी हेरफेर हो गई कि नहीं? तो अनुसूची 4 भी चेंज होगा। तो पहला भाग में अगर कोई भी संशोधन होता है तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन होती है। अब देखिए, दूसरा में भी देखिए, अगर किसी दूसरा विदेशी राज्य को शामिल करेंगे तो उसको भी राज्यसभा में सीट देना पड़ेगा, उसका नाम भी लिखना पड़ेगा। तो पहला भाग में कोई भी संविधान संशोधन होता है तो अनुसूची 1 और 4 पक्के से प्रभावित होती है। पहला भाग में कोई भी संशोधन होता है तो 50% बहुमत से होता है और राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं। इसी बहुमत को साधारण बहुमत बोलते हैं। आप लोग को पता होगा ये बात।
पहले ही हम बता चुके हैं, इसको साधारण बहुमत बोलते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, इस तीनों डेट को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख लेंगे, बस इतना ध्यान में रखेंगे, पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड, ठीक है ना। अब तीनों 2000 में होगा, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। क्लियर है? आइए आगे। ये जो भाग 2 है, देखिए ये नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 में सिटीजनशिप, नागरिकता का विवरण है। ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, मतलब अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक ये है, ठीक है, भाग 2। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि नागरिकता अधिनियम कब का है। ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम, जिसमें बार बार संशोधन किया जाता है। अभी थोड़ा ये हॉट टॉपिक भी है, क्योंकि हाल ही में 2019 में इसमें संशोधन हुआ है, तो इसीलिए हॉट टॉपिक है कि नागरिकता अधिनियम जिसमें बार बार संशोधन होता है, ये कब का है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 का है, ठीक है। इसमें कुछ दफ़ा संशोधन हुआ है, 86, 92 और 2003। उसके बाद 2005, 15 और अभी 19 में भी हुआ है। लेकिन ये अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 86, 92 और 2003 है। आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे देखते जाएंगे क्यों है, ठीक है। तो 86, 92, 2003, 5, 15, 19, ये तीनों नहीं भी ध्यान में रहे तो इस तीनों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि 86, 92 और 2003। देखिए, इसको प्राप्ति करने का, जैसे पहले तो अनुच्छेद 5 पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है। तो पहले एक प्राप्ति करने का विधि है नागरिकता में। तो नागरिकता किसी देश का प्राप्त करने का उसका अपना अपना एक रूल होता है कि आप इस रास्ते से आइएगा तभी हम आपको नागरिकता देंगे। आप कहीं बम बरसाने के लिए जाइएगा तो आपको थोड़े ना वो नागरिकता दे देगा। तो वैसे ही इंडिया को कि आप हमारे यहाँ आइएगा और आपको हम भारतीय का नागरिकता देंगे, आपको भारतीय कहलाने का शौक मतलब गर्व प्राप्त होगा। तो इसके 5 तरीका हैं। इसी 5 आधार पे आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। एक जन्म, एक वंश, एक पंजीकरण, एक देशीकरण और एक अर्जित भूमि। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूमि, ठीक है। देखिए, जन्म के आधार पर नागरिकता को पहले देखते हैं। 1955 में जब अधिनियम आया, कानून बना नागरिकता का, तो कहा गया कि भारत में कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। मतलब भारत में अगर किसी भी बच्चा का जन्म होता है तो वो भारत का नागरिक होगा। अब सोचिए, कोई एक दिन घूमने के लिए आया है और उसके बच्चे का जन्म भारत में हो गया, तो क्या वो भारत का नागरिक होगा। तो इस चीज़ में जब ये चीज़ थोड़ा सा ट्रबल करने लगा, मैटर क्रिएट हुआ, तो 1986 में इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया। और 1986 का संशोधन में जो पहला जो संशोधन था ये नागरिकता अधिनियम पे, तो उसमें कहा गया कि माता या पिता किसी एक को भारतीय होना पड़ेगा। देखिए, एक तो वो भारत में जन्म लिया हो और उसके बाद माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना पड़ेगा। ये बात 86 में कही। अब इसका फ़ायदा कुछ विदेशी, खास करके देखिए जो भी लोग घूमने फिरने टाइप के होते हैं और उनको किसी भी देश की प्रताड़ना करनी हो, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन फिर भी आप सोच करके देखिए, कई सारा घटनाएं ऐसे ही होता है कि लोग 10-10 साल 20-20 साल प्लानिंग करके किसी देश में इसीलिए बसते हैं ताकि वहाँ वो गंदगी फैला सके, वहाँ वो बम ब्लास्ट फलना चिलना कर सके। सारा कुछ एक प्लानिंग के थ्रू चलता है। तो उसी के दरमियान में इसमें कहा गया कि कोई भी माता पिता, एक ही का आप बोल रहे हैं तो माता यहाँ की हो जाती है, पिता कहीं से आ जाता है और यहीं रह जाता है और फिर उसका बच्चा भारत का नागरिक कहला जाता है, कुछ कुछ खरमंडल मचा देता है। तब इसमें और संशोधन किया गया, 92 में नहीं 2003 में, मतलब एक छोड़ के आइएगा यहाँ पे, 92 में नहीं हुआ, 2003 में संशोधन किया गया और कहा गया कि या तो दोनों देश का नागरिक होना चाहिए, एक तो ये कंडीशन लगेगा, या फिर कोई एक यहाँ का नागरिक होना चाहिए और दूसरा जो है उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए और उस देश को स्वीकारना चाहिए कि हाँ ये हमारा नागरिक है। जैसे बार बार जब हमला होता है इंडिया में तो पाकिस्तान वाले या किसी देश वाले यही नहीं स्वीकारते कि हमारे देश के लोग हैं, ये बात ही नहीं स्वीकारता है कि हमारा देश का था। तो ऐसे कंडीशन में अगर वैसा आदमी कोई हो जिसका वैलिड डॉक्यूमेंट ही नहीं कि आप कहाँ के हैं, तो फिर उसके बच्चे को नागरिकता नहीं दी जाएगी, समझिए। तो 55 में कहा गया कि किसी को भी नागरिकता दे देंगे अगर यहाँ जन्म हुआ हो। 86 में कहा गया माता या पिता में से कोई इंडियन होना चाहिए। 2003 में कहा गया कि या तो दोनों को इंडियन होना चाहिए या तो किसी एक भी इंडियन होगा तो चलेगा, लेकिन दूसरे के पास भी वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वंश के आधार पे तो शुरुआत में कहा गया था कि अगर पिता भारतीय होंगे तो फिर उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन 1992 में अब पिता भारतीय होंगे तो नागरिकता दे दिया जाएगा, तो फिर माता होगी तो काहे नहीं, फिर ये तो लड़का लड़की में भेदभाव हो रहा है, ऐसा मुद्दा उठा। तो 1992 में देखिए हमने ये 3 आद्र करने के लिए बोला था, तो 1986 और 2003 जन्म वाले में ही चला जाता है, 1992 वंश वाले में जाता है। 1992 में साफ शब्दों में कहा गया कि माता या पिता
कोई भी भारतीय होंगे, कोई भी वंशावली भारतीय होंगे तो फिर वो भारत का नागरिक होगा उनका बच्चा, लेकिन यही वैलिड डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वंश के आधार पर समझ गए। अब पंजीकरण के आधार पे सारा मैटर यहीं फंसता है। जितना आप सुनते हैं, जितना हल्ला हंगामा होता है नागरिकता के लेवल पे, सब इसी में होता है। पूरा का पूरा खरमंडल पंजीकरण में मचा हुआ है। इसमें कहा गया है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति आकर 7 साल इंडिया में रहता है और उसके बाद में वो अप्लाई करता है कि हाँ हमको आपका देश अच्छा लगा है, यहाँ का कल्चर अच्छा लगा है, हमको यहीं का नागरिकता चाहिए, तो एक फॉर्म आता है नागरिकता के लिए, उसको अप्लाई करता है। पहले अप्लाई करने के लिए उसको यही प्रूफ चाहिए होता है। जैसे आपको बीपीएफए का फॉर्म भरने के लिए प्रूफ देना पड़ता है कि आप ग्रेजुएट हैं, ऐसे ही पंजीकरण का फॉर्म अप्लाई करने के लिए प्रूफ देना होता है कि आप 7 साल पहले से ही भारत में हैं। ठीक है ना, जिसके बाद अगर लगता है गृह मंत्रालय को तो फिर वो नागरिकता दे देती है। तो ये पंजीकरण के आधार पर नागरिकता हो गया। एक देशीकरण के आधार पर नागरिकता, तो कम से कम 10 साल उसके लिए इंडिया में रहना होता है। देशीकरण वाले में आपको अप्लाइड नहीं करना होता है, और देशीकरण वाले में या तो आपको कला अच्छा आना चाहिए या विज्ञान अच्छा आना चाहिए। कला का मतलब कोई भी कला, जादू दिखाने की कला, पिक्चर बनाने की कला, डांसिंग की कला, मतलब कोई भी बेहतरीन कला आपके पास हो तो आपको रखा जा सकता है। या विज्ञान के क्षेत्र में आपका अच्छा योगदान है तो भी आपको रख लेंगे। लेकिन इस दोनों के बावजूद भी तभी आपको रखा जाता है जब आपको कम से कम एक भारतीय भाषा का ज्ञान होता है। किस भारतीय भाषा का? जो अनुसूची 8 में लिस्टेड 22 है, उसी 22 भारतीय भाषा में से कोई एक भारतीय भाषा और प्लस कला या विज्ञान में आपका अच्छा योगदान होना चाहिए, तो आपको देशीकरण के आधार पर भी नागरिकता दे दिया जाएगा। इसके तहत जो सबसे फेमस व्यक्ति हैं उसमें देखिए दादा भाई नौरोजी, जहांगीर भाभा, ये लोग पारसी थे, मतलब फारस के थे, ईरान के थे ये लोग। ठीक है, इंदिरा गांधी के पति जमशेदजी टाटा, ये लोग ईरान के थे, फारस के थे। इनको देशीकरण के आधार पे ही नागरिकता दिया गया। ठीक है ना। उसके बाद में अर्जित भूमि के आधार पे, जैसे किसी का भूमि को ही आप अपने अंदर समा लीजिएगा तो वहाँ का सारा नागरिक को यहाँ का नागरिक मानने लगिएगा। जैसे मान लेते हैं कल के डेट में अगर हम सिंध को मिला लेते हैं अपने में, या पूरा पाकिस्तान को ही हड़प जाते हैं, तो फिर वहाँ का जितने भी नागरिक होंगे वो भारतीय होंगे ये अर्जित भूमि के तहत। ठीक है, इसका एक उदाहरण भी है, हम लोग ज़बरदस्ती तो नहीं, स्वेच्छा से किए थे। सिक्किम अर्जित भूमि के तहत ही वहाँ के लोगों को नागरिकता प्रदान किया गया, क्योंकि सिक्किम को हम यहाँ लाए तो फिर वहाँ के लोग भी इंडियन हो गए। अब 5 तरीका था नागरिकता देने का, एक बार फिर से इसको ध्यान से देखते हैं। जन्म के आधार पर 1955 में किसियों को दे देंगे, 86 में कहा गया माता या पिता को होना चाहिए। उसके बाद 2003 में कहा गया कि ठीक है माता या पिता को किसी को होना चाहिए, लेकिन एक वैलिड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए जो नहीं है यहाँ का। ठीक है, वंश के आधार पर जो हुआ, शुरुआत में कहा गया कि सिर्फ पिता अगर भारतीय हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 1992 में संशोधन के द्वारा कहा गया कि माता या पिता कोई भी होंगे तो नागरिकता दे देंगे। पंजीकरण के लिए 7 साल, यही क्वेश्चन आता है कि पंजीकरण के लिए मिनिमम कितना साल रुकना चाहिए इंडिया में? 7 साल। देशीकरण के लिए 10 साल, ये देशी से देश नहीं 10 याद रखेंगे। देशीकरण से 10 साल, कला विज्ञान के क्षेत्र में योगदान, एक भाषा आना चाहिए, और अर्जित भूमि के तहत ये नहीं पूछता है कि अर्जित भूमि के तहत नागरिकता दिया जा सकता है कि नहीं, ये पूछता है कि अर्जित भूमि के आधार पर कहाँ के लोगों को नागरिकता मिला है। ऑप्शन में सीधा सिक्किम होता है, सिक्किम टिक कर देना होता है। अब नागरिकता छीनी भी जा सकती है। अब जैसे भारत के नागरिक हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम देश में खरमंडल मचाते रहें, तो इसको छीना भी जा सकता है। कुछ तरीका है समाप्त करने का। नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है? तो आप खुद से त्याग दे दीजिए, स्वेच्छा से, मतलब इज्जत से लतिया देना होता है, ये खुद से ही त्याग दे दिए, ऐसे समाप्त हो सकती है। या तो आपकी नागरिकता बर्खास्त किया जा सकता है। देखिए, बर्खास्त का मतलब होता है कुछ समय के लिए, टेम्पररी जिसको बोलते हैं। ठीक है, टेम्पररी रोक देना उसको बर्खास्त कहते हैं। ठीक है, जिसको सस्पेंड बोलते हैं, एक तरह से सस्पेंड कर दिया जाता है नागरिकता। 6 महीने के लिए आपकी नागरिकता को रद्द करते हैं तो बर्खास्त किया जाता है। ये कुछ आप उटपुटांग काम कीजिएगा तब ये सब होता है। और वंचित करने वाला, अब बम्बे मार दिए आप इंडिया में, ऐसा कुछ मतलब महान काम कर दिए तो आपको सदा के लिए इंडिया का नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो या तो त्याग दे सकते हैं, या बर्खास्त किया जा सकता है, या वंचित किया जा सकता है। नागरिकता को समाप्त होने का ये 3 रास्ते हैं, और नागरिकता प्राप्त करने के 5 रास्ते हैं। नागरिकता 1955 का अधिनियम है, 86, 92, 3, 5, 15 और 19 में संशोधन होता है। और हम लोग पढ़े थे विदेशी स्रोत में कि नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ब्रिटेन की नागरिकता कैसा? एकहरी। देखिए, नागरिकता 2 तरह के होता है, एक एकहरी और एक दोहरी। यूएसए में दोहरी नागरिकता है। ये दोहरी नागरिकता क्या होता है अभी समझते हैं, इंडिया की यहीं से ली गई है। एकहरी नागरिकता का मतलब होता है कि आप अगर देश की नागरिकता ले लेते हैं, जैसे आप अगर भारत की नागरिकता ले लिए
तो फिर आपको अलग अलग राज्य की नागरिकता नहीं लेनी पड़ेगी, जैसे बिहार की, उत्तर प्रदेश की, बंगाल की, राजस्थान की, केरला की, कर्नाटका की, अलग अलग आपको नहीं लेना पड़ेगा कि हम यहाँ का नागरिक हैं। अगर आपने देश की नागरिकता ले ली है तो ऐसे नागरिकता व्यवस्था को एकहरी नागरिकता व्यवस्था कहते हैं। लेकिन यूएसए में ऐसा बात नहीं है, अमेरिका में, क्योंकि वहाँ आपको बताया था ये फेडरल है। फेडरल का मतलब राज्य और केंद्र, ऐसा नहीं कि केंद्र के दबाव में राज्य है, दोनों सहमति से पास में है। तो केंद्र जिसको अलाउड करती है कि आइए आप अमेरिका में रहिए, वो राज्य का मर्जी है ना कि वो अलाउड करेगी कि नहीं करेगी। तो केंद्र से भी नागरिकता लेनी पड़ती है और राज्य से भी नागरिकता लेनी पड़ती है। तो यूएसए में कैसी नागरिकता है? दोहरी, क्योंकि वो एक फेडरल है। और नागरिकता पे गृह मंत्रालय का कंट्रोल होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, दो जगह गृह मंत्रालय का कंट्रोल होगा, एक नागरिकता पे और एक जब 22वां अनुच्छेद पढ़ रहे होंगे तब वहाँ पे पढ़ेंगे निवारक निरोध कानून, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, तो उस पर भी गृह मंत्रालय का कब्जा होता है। ठीक है ना, दो जगह गृह मंत्रालय का दबदबा आप बहुत खूबसूरती से जानेंगे। ये दो जगह को एकदम दिमाग में रखेंगे, एक नागरिकता से संबंधित और एक अनुच्छेद 22 पढ़ेंगे, तब इस बात को फिर से रिकॉल करवाएंगे कि वहाँ भी गृह मंत्रालय था। ये सारा नागरिकता से संबंधित एक ओवरव्यू पॉइंट था। अब नागरिकता के अंदर में इसका अनुच्छेद पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 5 देखते हैं, क्योंकि 5 से ये शुरू होता है, 4 तक तो पहला ही पढ़ चुके हैं। तो अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। देखिए, जब संविधान स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। तब किसको भारत का नागरिक माना जाता? तो जिसका जन्म भारत में हो चुका था, मतलब इससे पूर्व 26 जनवरी 1950 से पहले जिसका जन्म भारत में हो चुका था, जिसका वंश मतलब माता पिता भारतीय थे, या तो फिर इससे पहले 5 साल से भारत में वो रह रहे थे, उनको भारत का नागरिक मान लिया गया। या तो भारत में जन्मा हो, या भारत का वंशावली हो उसके पास, मतलब उसका माता पिता भारत का हो, या 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, मतलब 26 जनवरी 1945 के पहले से भारत में रह रहा हो। ठीक है, तो उसको भारत का नागरिक कहा गया। छठा अनुच्छेद आया, इसमें कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। देखिए, हुआ क्या था कि जब भारत का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग थे, खास करके हिंदू और मुस्लिम की ही बात थी, कुछ मुस्लिम इंडिया से पाकिस्तान की तरफ मूव किए और कुछ हिंदू पाकिस्तान से इंडिया की तरफ मूव किए। तो ऐसे कंडीशन में जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे उनको नागरिकता देना फर्ज था। इंडिया से जो मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे उन्हें भी पाकिस्तान नागरिकता दिया होगा, लेकिन इसकी नागरिकता वो पाकिस्तान वाले पढ़ेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के रूल के तहत दिया गया होगा। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो नागरिकता दिया गया, जो पाकिस्तान से लोग आ रहे थे उनको जो नागरिकता देना था, उसका प्रावधान अनुच्छेद 6 में था। ठीक है ना, ये उस टाइम पे महत्वपूर्ण था, अभी ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो अनुच्छेद 6 में थी पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, 19 जुलाई 1948। ठीक है ना, इस डेट को याद रखेंगे। देखिए, इससे पहले जो आए उनको डायरेक्ट नागरिकता दे दिया गया, मतलब आप आएँ, ठीक है, हम पाकिस्तान से आ रहे हैं, हिंदू हैं, ठीक है, आप भारतीय हो, ये कहना भी नहीं पड़ता था कि हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी है। अगर पाकिस्तान से वो इंडिया आ रहा है, वो बता देता था कि हम पाकिस्तान से आ रहे हैं, प्रूफ दे देता था कि हम पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो फिर उसको डायरेक्ट इंडिया की नागरिकता दे दी जाती थी। और जो इससे बाद में आए, मतलब 19 जुलाई 1948 के जो बाद में आए, उनको परमिट दिया गया 6 मंथ का। परमिट का मतलब एक तरह का पेपर था, जैसे आप कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो पहले लर्निंग दिया जाता है, ये एक तरह से लर्निंग लाइसेंस था। उनको 6 महीना इंडिया में रहने का परमिट दिया गया कि आप 6 महीना रह कर देखिए कि आप यहाँ का नागरिकता के लायक हैं कि नहीं। आप भी देख लीजिए यहाँ पर रह सकते हैं कि नहीं, और हम भी देख लेते हैं आप लायक हैं कि नहीं। तो 6 महीना का परमिट दिया जाने लगा 19 जुलाई 1948 के बाद, उसके पहले नहीं दिया जाता था। ठीक है ना, डायरेक्ट नागरिकता दे दी जाती थी। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 को देखा। अब अनुच्छेद 7 को समझिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको थोड़ा रफ करेंगे। ठीक है, देखिए, अब अनुच्छेद नंबर 7, आर्टिकल 7 में कहता है कि भारत से पाकिस्तान, पहले भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से भारत आए, इन्हें नागरिकता मतलब समझिए ये क्या हो गया कांड, कि जब बोला गया कि भारत और पाकिस्तान में विभाजन होगा तो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए। अब उनको वहाँ मन नहीं लगा, जैसे यहाँ 6 महीने का परमिट दिया जा रहा था, ऐसे वहाँ कुछ दिन रहे पाकिस्तान में, उनको मन नहीं लगा, फिर से वो भारत आ गए। तब इनको भी तो नागरिकता देना पड़ेगा। आपको यहाँ भगा दिए थे, तब नागरिकता तो हटा दिए थे, लेकिन फिर वो आना चाहते हैं तो उनको नागरिकता देना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें साफ कहा गया
कि 1 मार्च भारत और पाकिस्तान में डिवीजन होगा, ये बात कब सामने आई? 1 मार्च को, कि वो मूवमेंट कर सकते हैं। 1 मार्च 1947 के बाद, इसके बाद की बात की गई कि जो भारत से पाकिस्तान जा रहा है और वो अगर पाकिस्तान से इंडिया आएगा वापस, तो उसको सीधा सीधा नागरिकता प्रदान कर दिया जाए। लेकिन इस डेट के पहले आना चाहिए, अगर इस डेट के बाद में आएगा तो फिर परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 7 यही कहता है कि भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से फिर भारत आया तो फिर उसको नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 के तहत किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 8 में कहता है, आर्टिकल 8 में, कि अगर जैसे जिसके माता पिता भारतीय हों, देखिए माता और पिता दोनों भारतीय हो, ये दोनों भारतीय हो और जन्म बच्चा का विदेश में हुआ हो, मतलब माँ बाप यहीं के हैं, मान लेते हैं आप ही जैसे यहाँ हैं, आपकी जॉब लग गई और आप हस्बैंड वाइफ बाहर चले गए, अमेरिका चले गए, वहाँ किसी बच्चे को जन्म हुआ, तो वो बच्चा जिसका जन्म हुआ है तो उस बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाता है। इनको भारतीय मुल्क के उस देश का नाम लेके कहते हैं, जैसे भारतीय मुल्क के अमेरिकी नागरिक ऐसे बुलाते हैं ना। ये बच्चा जब भी भारत आना चाहे या सकता है, इसको आराम से भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यह अनुच्छेद 8 में था, ठीक है। अब अनुच्छेद नंबर 9 समझते हैं। अनुच्छेद 9 में कहता है कि आप अगर स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, मतलब यदि आप विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है ना। देखिए साफ शब्दों में 9वां का मतलब ऐसे ही ग्रह गोचर वाला बात होता है। तो विदेशी नागरिकता अगर आपने प्राप्त किया तो फिर भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, ठीक है, मतलब एक ही जगह का नागरिक रहिएगा ना। आर्टिकल 10 देखिए, अभी इसको फिर से देखेंगे, थोड़ा समझेंगे, ठीक है, अभी इसको याद करवाएंगे आपको। अनुच्छेद 10 में कहता है कि नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, मतलब अन्यथा काम करने पे, अन्यथा कार्य अगर कीजिएगा, अन्यथा कार्य मतलब क्या होता है? बैड वर्क, मतलब देशद्रोही टाइप का, ठीक है, जिससे देश को प्रॉब्लम हो। अन्यथा कार्य करने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई अन्यथा कार्य कीजिएगा तो नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और आर्टिकल 11 में कहता है कि नागरिकता के विषय पर संसद गृह मंत्रालय के सलाह से कानून बना सकता है। मतलब कानून कौन बनाएगा इस पे? संसद। लेकिन इसका सहयोग कौन करेगा? इसका सहयोग करेगा गृह मंत्रालय, ठीक है, इसका सहयोग गृह मंत्रालय करेगा। देखिए इसको एक बार याद करते हैं अनुच्छेद को। अनुच्छेद 5 कहता है जब संविधान शुरू हुआ था तब नागरिकता। 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आया। 7वां कहता है भारत से गया था फिर आया, ठीक है। 6ठा और 7वां ऐसे पाकिस्तान से आया और 7वां कहता है भारत से गया था और फिर आया। 8वां कहता है वही भारतीय मुल्क वाला बात करता है, माता पिता अगर भारतीय हैं और बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है तो उसको भारतीय मुल्क का नागरिक माना जाएगा, वो जब भी भारत आना चाहे आ सकता है। 9वां कहता है कि किसी भी देश का आप नागरिकता ले लिए हैं जो कि भारत से दूसरा देश है तो फिर भारत की नागरिकता समाप्त कर देंगे क्योंकि आप वहाँ के नागरिक हो ही गए हैं। 8वां विदेशी बच्चे को नागरिकता, विदेश में जो जन्म लिया है। 9वां विदेशी नागरिकता आप लिए तो आपकी नागरिकता समाप्त। 10वां आप कोई कार्य नहीं करते हैं तो यहाँ का नागरिकता बना रहेगा, मतलब कोई गलत काम नहीं करते हैं तो, लेकिन अन्यथा कार्य करने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और 11वां कहता है कानून संसद बनाएगी लेकिन इस पर सहयोग कौन करेगा? गृह मंत्रालय, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, पूरी तरह से याद हो जाएगा। कॉपी में लिखकर याद कीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे फैक्ट्स हैं। आप इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतना बेहतरीन आपको समझ में आएगा, ठीक है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। आज यहीं तक रुकते हैं, धन्यवाद।